नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी इमारत का डिजाइन, खास तौर पर बच्चों के उपचार केंद्रों का डिजाइन, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की भलाई और उनके इलाज को कैसे सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अक्सर हम इमारतों को सिर्फ ईंट और कंक्रीट का ढांचा मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज आप देखेंगे कि कैसे एक सोच समझकर तैयार किया गया डिजाइन सच में एक बहुत ही प्रभावी चिकित्सीय उपकरण बन सकता है। इस पूरी चर्चा को हमने 5 मुख्य पड़ावों में बांटा है। सबसे पहले अदृश्य संवेदी बाधाएं, दूसरा संवेदी वातावरण का विज्ञान, तीसरा समुदाय के साथ सह डिजाइन, चौथा समावेशी स्थानों के लिए दिशा निर्देश और आखिर में सार्थक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, अदृश्य संवेदी बाधा। यहां हम बात करेंगे कि हमारी आज की बिल्डिंग गाइडलाइंस में आखिर क्या कमी रह गई है। जरा सोचिए, जब हम किसी सुलभ या एक्सेसिबल इमारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद व्हीलचेयर के लिए रैम्प्स, लिफ्ट या चौड़े दरवाजे, हैं ना? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या केवल शारीरिक रूप से इमारत के अंदर पहुंच जाना ही काफी है? क्या हम कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो आंखों को तुरंत दिखाई नहीं देता? देखिए, असल बात यह है कि हमारे आज के डिजाइन मुख्य रूप से शारीरिक सुलभता पर ही टिके हुए हैं। वो उन चीजों को सुलझाते हैं जिन्हें हम सामने देख सकते हैं, लेकिन बच्चों की जो संज्ञानात्मक और संवेदी जरूरतें होती हैं, उन्हें अक्सर पूरी तरह से भुला दिया जाता है। तेज चुभने वाली रोशनी, गूंजती हुई आवाजें या भूल-भुलैया जैसे रास्ते, ये सब चीजें विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती हैं। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे हमें जल्द से जल्द पाटने की जरूरत है। अब इस अनदेखी का पैमाना कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 90%, जी हां, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले 90% से ज्यादा बच्चे संवेदी प्रसंस्करण विकारों का अनुभव करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दुनिया हमारे लिए एकदम सामान्य है, वो उनके लिए हद से ज्यादा शोरगुल वाली या डराने वाली हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या को डिजाइन से बाहर रखना यकीनन एक बहुत बड़ी चूक है। और इसका जमीनी हकीकत पर क्या असर पड़ता है, वो रिसर्च में शामिल एक व्यक्ति के इस मार्मिक बयान से साफ झलकता है। जब ट्रीटमेंट सेंटर का डिजाइन बच्चों के अनुकूल नहीं होता तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। इसका नतीजा, बहुत से बच्चों को जरूरी थेरेपी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं रह जाती, ये हर बच्चे को गरिमा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का हक देने के बारे में है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, संवेदी वातावरण का विज्ञान। चलिए समझते हैं कि कैसे हमारे आसपास के स्थान हमारे मन और व्यवहार को आकार देते हैं। यहां विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, सन्निहित संज्ञान या एम्बॉडीड कॉग्निशन। आसान भाषा में समझें तो हमारा दिमाग किसी खाली डिब्बे में काम नहीं करता। हम जो सोचते हैं, जो फैसले लेते हैं, वो हमारे शरीर और हमारे आसपास के माहौल से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। एक बच्चे के लिए दीवार का रंग, फर्श की बनावट और कमरे की रोशनी, ये सब उनकी सोचने और सीखने की प्रक्रिया का एक एक्टिव हिस्सा होते हैं। इस डायनामिक मॉडल को देखिए। ये दिखाता है कि पर्यावरण, हम उसे कैसे महसूस करते हैं और हम कैसे व्यवहार करते हैं, इन तीनों के बीच एक लगातार फीडबैक लूप चलता रहता है। एक बच्चा इमारत को कैसे महसूस कर रहा है, ये सीधा तय करेगा कि वो वहां कैसा बर्ताव करेगा। अगर माहौल शांत और आरामदायक है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा और थेरेपी में अपना पूरा ध्यान लगा पाएगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हर बच्चे की संवेदी दुनिया एक जैसी नहीं होती। इसे मुख्य रूप से 3 चुनौतियों में बांटा जा सकता है। कुछ बच्चों के लिए सामान्य सी आवाज या रोशनी भी बहुत तेज और दर्दनाक हो सकती है। वहीं कुछ बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को महसूस करने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजना चाहिए होती है। और तीसरे वो बच्चे होते हैं जो लगातार नई बनावट या गतिविधियों की तलाश में रहते हैं। एक अच्छे डिजाइन को इन सभी अलग अलग जरूरतों को संभालना आना चाहिए। और यही चीज ये एक्शन सेटिंग मॉडल हमें समझाता है। कोई भी स्थान न सिर्फ फिजिकली बल्कि सोशली भी हमारे व्यवहार को गाइड करता है। कमरे में फर्नीचर कैसे रखा है, वहां का संवेदी अनुभव कैसा है, यही तय करेगा कि बच्चा वहां मजे से खेलेगा या घबराहट में आ जाएगा। एक तरह से वो वातावरण ही बच्चे के व्यवहार के लिए एक मंच तैयार करता है। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, समुदाय के साथ सह डिजाइन, एक सहभागी दृष्टिकोण।
ये इस पूरी चर्चा का सबसे पावरफुल और ज़रूरी पॉइंट है। अक्सर जब हम विशेष ज़रूरतों के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं तो फैसले बंद कमरों में बैठे एक्सपर्ट्स लेते हैं, लेकिन इस रिसर्च ने तरीका बदल दिया। इसका सीधा सा मतलब है, जिन बच्चों को उस जगह का इस्तेमाल करना है, उनके परिवार, वहाँ का स्टाफ और आर्किटेक्ट्स सबको एक साथ टेबल पर लाना और मिलकर हल निकालना। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई महंगे हाई-फाई कंप्यूटर रेंडर्स नहीं हैं। ये कार्डबोर्ड और साधारण क्राफ्ट के सामान से बने प्रोटोटाइप हैं, जिन्हें सीधे बच्चों और स्टाफ ने अपने हाथों से बनाया है। इस तरीके से उन्हें ये आज़ादी मिली कि वे खुद सोच सकें और दिखा सकें कि उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह दिखने में और महसूस होने में कैसी होनी चाहिए। इन वर्कशॉप से कुछ बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल बातें सामने आईं। सबसे बड़ी बात जो पता चली वो ये थी कि अनचाहा शोर बच्चों के लिए सबसे बड़ा तनाव है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे फर्नीचर की मांग की जिसे ज़रूरत के हिसाब से तुरंत बदला जा सके, और सबसे खास ऐसी संवेदी विशेषताएं जो जब चाहिए तब इस्तेमाल हों और जब ना चाहिए तो उन्हें छिपाया जा सके। विचारों के इस मंथन को देखना अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। दीवारों पर लगे ये पोस्टेड नोट्स कोई हवा-हवाई बातें नहीं हैं। ये एक्सपर्ट्स और उन लोगों के रोजमर्रा के अनुभवों का सीधा निचोड़ है जो वहां रोज आते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इन्हीं विचारों ने नए संवेदी दिशा निर्देशों की पक्की नींव रखी। अब बात करते हैं भाग 4 की, समावेशी स्थानों के लिए दिशा निर्देश। यहाँ हम थ्योरी से निकलकर उसे हकीकत में लागू करने की बात करेंगे। इन दिशा निर्देशों को अच्छे से समझने के लिए पूरी इमारत को 5 हिस्सों में बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मरीज उस जगह से गुजरता है। सबसे पहले अंदर आना और रास्ता खोजना, फिर वेटिंग एरिया, उसके बाद वो गलियारे जो कमरों को जोड़ते हैं, फिर मुख्य थेरेपी रूम और आखिर में खेलने या रिलैक्स करने की जगह। इन 5 जगहों का अपना एक अलग संवेदी महत्व होता है। और ये जो संवेदी डिजाइन मैट्रिक्स है ना, ये वाकई इस पूरी स्टडी का एक मास्टरपीस है। ये आर्किटेक्ट्स के लिए एक शाब्दिक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। ये एकदम साफ साफ बताता है कि इमारत का स्केल, रंग, रोशनी या टेक्सचर किसी बच्चे के सुनने, देखने या छूने की जरूरत पर कैसा असर डालेगा। इसने डिजाइनिंग के प्रोसेस से अंदाजा लगाने वाले हिस्से को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यहाँ एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाली बात है। आमतौर पर एक आर्किटेक्ट इमारत को काम के हिसाब से बांटता है, जैसे ये काम की जगह है, ये खाने की जगह है। लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चा दुनिया को इस तरह नहीं देखता। वो जगहों को उनकी संवेदी विशेषताओं के आधार पर बांटता है। ये जगह शांत है और वो जगह शोर वाली है। डिजाइन की दुनिया को अब इसी नए चश्मे से चीजों को देखना होगा। आखिर में भाग 5, सार्थक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अब हम इमारत की चारदीवारी से थोड़ा आगे की सोचेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये 6 F वर्ड्स फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। किसी भी उपचार केंद्र का असली मकसद सिर्फ इलाज देना नहीं होता। असली मकसद होता है बच्चे को उसके अपने अनोखे तरीके से काम करने के काबिल बनाना, उसके परिवार को सपोर्ट करना, उसे फिट रखना, उसे मज़े करने का मौका देना, दोस्त बनाने में मदद करना और उसके एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगाना। एक सही इमारत इन सभी चीजों को हासिल करने में पूरी मदद करती है। समावेशी डिजाइन का पूरा दर्शन, पूरा निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। अब तक हम विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों से ये उम्मीद करते आए हैं कि वे हमारे बनाए हुए सख्त माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लें, लेकिन अब समय आ गया है कि ये बोझ उनके छोटे कंधों से हटाया जाए। इमारत इतनी लचीली और समझदार होनी चाहिए कि वो खुद को बच्चे के हिसाब से ढाल सके। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। आज हमने जो भी सीखा है उसे सिर्फ अस्पतालों या क्लिनिक तक ही सीमित क्यों रखें? जरा सोचिए, अगर हम अपने घरों, स्कूलों और यहाँ तक कि अपने ऑफिस को भी इसी संवेदी जागरूक नजरिए से डिजाइन करना शुरू कर दें, तो हम कितने सारे बच्चों और बड़ों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं।